नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकाल का प्रवर्तक। आज का हमारा विषय है रीतिकाल के प्रवर्तक कौन रहे। इससे पहले की कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ, रीतिकाल का नामकरण, भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपना मतानुसार रीतिकाल को क्या नाम दिया, रीतिकाल के अंतर्गत प्रचलित काव्यधाराएं, रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्यधारा, और रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में। तो आज का हमारा विषय है रीतिकाल का प्रवर्तक। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में भिन्न भिन्न आचार्यों के अपने भिन्न भिन्न मत रहे हैं। किसी ने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में आचार्य चिंतामणि को स्वीकार किया है, तो किसी ने केशवदास को। तो आज की हम कक्षा में यही अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला नाम जो हम देखते हैं, प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में जिसे स्वीकार किया है वो नाम है चिंतामणि का। तो इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, इसके संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं। तो जहां हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत देखते हैं तो उनके अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि है। इसके संबंध में उन्होंने जो तर्क दिया है वो कहते हैं कि रीतिकाल जो है, इसके बारे में वो कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंड परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला, और वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। तो यहाँ उनके कहने का तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक जिस आधार पर माना है, उस बात में ये कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की जो अविरल अखंड परंपरा है, अविरल अर्थात बिना रुके, अखंडित बिना किसी खंड के जो परंपरा का प्रभाव मिलता है, वो केशव के ग्रंथ कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला, अर्थात केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद मिलता है, और वो भी एक भिन्न आदर्श के साथ, जिसका आदर्श केशव के आदर्श से बिल्कुल भिन्न था। तो इनका मानना है कि केशव की कवि प्रिया के रचना के 50 वर्ष बाद जो है रीतिकाल का आगमन मानते हैं ये। तो इस आधार पर भी ये रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशव को स्वीकार नहीं करते। अब कुछ इन्होंने और भी तर्क दिए हैं जिनके आधार पर ये केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार नहीं करते। वो इस प्रकार से हैं कि शुक्ल जी ने निम्न कारणों से केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार नहीं किया है। वो कारण क्या रहे? इनका मानना है कि रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा केशव के 50 वर्ष बाद मिलती है, अर्थात केशव का जो ग्रंथ है उसके 50 वर्ष बाद हमें जो है रीति ग्रंथों की परंपरा मिलती है, जो कि निर्बाध रूप से चली आई। दूसरा कारण वो ये कहते हैं कि परवर्ती रीतिकारों ने भिन्न आदर्श को अपनाया, अर्थात केशव दास के जो बाद के रीतिकार हुए, बाद के जो रचनाकार हुए, उन्होंने केशव के आदर्श को ना अपनाते हुए वो एक भिन्न आदर्श को लेते हुए चले। इस कारण से भी वो केशव को रीतिकाल के प्रवर्तक के पद पर स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरा कारण इन्होंने बताया है कि कालक्रम की दृष्टि से जो केशव है भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, रीतिकाल में नहीं। इनका मानना है कि केशव के ग्रंथ के 50 वर्ष बाद जो है रीति ग्रंथ मिलते हैं, तो इस आधार पर जो केशव दास है वो रीतिकाल से पूर्व के कवि हैं, अर्थात इन्होंने केशव दास को भक्ति काल का कवि स्वीकार किया है, रीतिकाल का नहीं। तो ये तो थे रामचंद्र शुक्ल के तर्क, जिसके आधार पर इन्होंने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार न करते हुए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। परंतु कुछ ऐसे आचार्य भी हुए, कुछ ऐसे विद्वान भी हुए जिन्होंने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है, रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में माना है। उनका मानना है कि जो चिंतामणि ने तर्क दिए हैं उनके आधार पर हम रीतिकाल के प्रवर्तक के पद से केशव को नहीं हटा सकते। तो इसके संबंध में उनका कहना है कि इन कारणों से हम केशव को रीतिकाल के प्रवर्तक के पद से नहीं हटा सकते। तो इसके संबंध में अन्य विद्वानों ने जो तर्क दिए वो इस प्रकार से हैं कि केशव के ग्रंथ जो हैं रीति निरूपक ग्रंथ है, अर्थात केशव के ग्रंथों में रीति निरूपक मिलता है, काव्यांग निरूपक मिलता है, जो कि रीतिकालीन ग्रंथों की प्रमुख विशेषता रही थी। और रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ भी काव्यांग निरूपण ही रहा।
और दूसरा तर्क दिया गया है कि जहाँ तक आदर्श स्थापना और मौलिकता का प्रश्न है, वो न तो केशवदास में मिलती है और न ही चिंतामणि में। दोनों ने ही संस्कृत काव्यशास्त्र का केवल अनुकरण मात्र ही किया है। दोनों के ग्रंथों में किसी भी प्रकार का आदर्श नहीं है जिसे कि परवर्ती आचार्यों ने अपनाया, और न ही किसी भी प्रकार की मौलिकता है। दोनों ने ही संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुकरण करते हुए काव्य का सृजन किया है, काव्य को अपने लिखा है। इसी के संबंध में वो एक और तर्क ये भी देते हैं कि केशव के बाद के कवियों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया है, अर्थात बाद के कवियों ने भी अपने साहित्य में केशव की झलक दिखाई है, केशव का अनुकरण किया है। और उनका कहना है कि केशव भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि स्थल के कवि हैं, इन दोनों के मध्य के कवि हैं, अतः चिंतामणि को प्रवर्तक मानना अनुचित है। तो ये तो थे अन्य विद्वानों के तर्क। इस आधार पर निष्कर्ष यही निकलता है कि वस्तुतः केशव ने हिंदी की कविता को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से ये अपने अनुसार मार्ग निर्धारित कर सकती थी। अतः चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक ना मानते हुए उन्होंने कहा है कि चिंतामणि की अपेक्षा केशवदास का महत्व अधिक है और उन्हें ही रीतिकाल का प्रवर्तक मानना चाहिए या माना जाना चाहिए। तो ये था रीतिकाल के प्रवर्तकों के बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में चिंतामणि को स्वीकार किया और उसके संबंध में अपने तर्क दिए, और फिर कुछ अन्य विद्वानों ने, अन्य आचार्यों ने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशवदास को स्वीकार किया। और आज जो है रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशवदास स्थापित हैं, और उनके संबंध में यही कहा जाता है कि केशव ने हिंदी की कविता को एक ऐसे चौराहे पर, ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा किया जहाँ से वह अपने अनुसार मार्ग निर्धारित कर सकती थी, अपने अनुसार मार्ग चुन सकती थी। तो इसी कारण से चिंतामणि की अपेक्षा केशव का महत्व अधिक रहा और इसीलिए रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशवदास को स्वीकार किया गया, केशवदास को माना गया। धन्यवाद।